हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए थर्ड ईयर में एमसीक्यू सीरीज़ में जो आपका एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर जो है आपका 6 है, भारतीय संस्कृति का इतिहास, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसके मैं अभी थोड़ी देर पहले 2 पार्ट जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर उस समय इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उनको जो है मार्केट में कुछ पढ़ने के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो बीए आर्ट साइड में कुछ 5-7 सब्जेक्ट हैं तो उसके कुछ मटेरियल अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैंने कुछ मटेरियल अवेलेबल किया है और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर पहले हमें यूनिट वाइज आप स्टडी करा दीजिए एमसीक्यू सीरीज़ में, उसके बाद जो है फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी समझ लेंगे, क्योंकि जब तक हम एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ेंगे यूनिट वाइज तब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने व्यूवर्स एक तो एजुकेशन का जो आपका न्यू ट्रेंड्स इनोवेशन इन एजुकेशन मैनेजमेंट का है वो मैंने 450 एमसीक्यूज़ मैंने उसमें करा के उसको ख़त्म करवा दिया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और इसमें भी मैंने हिंदी के भी 600 क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो आपके दोनों अलग अलग पेपर की, लोक कोरवी की और हिंदी निबंध की, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 300 और 300 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं 400 क्वेश्चन और दोनों में अवेलेबल करवाऊंगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके हिंदी में। हिस्ट्री में भी मैंने अरेंजमेंट कर लिया है आपका, और एजुकेशन में भी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है कि आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी मैं करवाऊंगा आपको, सोशियोलॉजी भी करवाऊंगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी करवाऊंगा, क्योंकि 15 जून के बाद आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। जैसा कि न्यूज़पेपर में आजकल न्यूज़ आ रही है, तो मेरे को लगता है कि 15 जून के बाद आपके पेपर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे जून में ही, चाहे वो जुलाई में ही हो, बट 15 जून के बाद आपके पेपर बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के हो सकते हैं। और अभी यूनिवर्सिटी से कोई ये सर्कुलर भी नहीं आया है कि बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जब तक यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन नहीं दे देती है तब तक हम उसको नहीं मानते, ठीक है व्यूवर्स। तो मेरा सजेशन ये है आप सभी से कि आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट रखिएगा, ठीक है, बंद मत कीजिएगा उसको। चलिए, तो अब है हमारा 5th टॉपिक इसमें कि समाज का स्तरीकरण। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की स्टडी करेंगे। कौटिल्य ने ग्रामों में अधिकतम परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 500 परिवार। सल्तनत काल में खेतीहर दास किस राज्य में नहीं थे? वो थे मध्य भारत। जाति प्रथा किस काल में बढ़ी? तो वो मुगल काल में बढ़ी थी। किसका जीवन ऋण में बीतता था? किसान का। किसान की उपज का अधिक भाग चला जाता था किसमें? कर में, टैक्स में। ग्रामों का मुख्य साधन था खेत। कौन सा सुल्तान 1 लाख टंक से कम उपहार नहीं देता था? मोहम्मद तुगलक। मलिक शाहीन किसका मंत्री था? फिरोज तुगलक का। कटर और अनुदार थे, तो वो थे उलेमा, ठीक है। हिंदू स्मृतियों में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख प्राप्त होता है? 15 का। मुसलमानों में कितने प्रकार के दास होते थे? 4। मध्यकाल में स्त्री दासियां कितने प्रकार की होती थीं? 2। किस सुल्तान ने अपने मालिक से दास्ता मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने। अब हम व्यूअर्स स्टडी करेंगे भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद से रिलेटेड, ठीक है।
उर्दू भाषा किस भाषा से विकसित हुई? ये हिंदी वाक्य संरचना और फारसी और अरबी शब्दों का मेल है। भक्ति आंदोलन न केवल धार्मिक जीवन पर वरन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और लोगों में अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ा। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन क्या थी? तो ऑप्शन डी सही है कि सांप्रदायिकता एवं सद्भावना की स्थापना एवं सहिष्णुता एवं सहयोग के वातावरण का निर्माण। भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी देन नहीं है? मुगल शासनकाल की स्थापना और धार्मिक अत्याचारों की प्रबलता। बानी नामक सूक्तों और कविताओं की रचना की गई दादू द्वारा। किसने इस्लाम को श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास किया? मीर अब्दुल वाहिद ने। किस पुस्तक में दारा शिकोह ने बताया कि इस्लामिक सूफी विचारों और हिंदू शिक्षाओं में काफ़ी समानताएं हैं? मजमूल बहरियान। नेक्स्ट है 320। बाबर ने किस सूफी सिलसिले को फैलाया? नक्शबंदी को। नक्शबंदी। शेख नूरुद्दीन ऋषि किस स्थान से संबंधित थे? कश्मीर। गलत जोड़ा बनाइए। तुकाराम और बंगाल, है ना, ये एक गलत जोड़ा है। कबीर उत्तर प्रदेश से सही है, शंकरदेव असम से सही है और नरसिंह मेहता गुजरात से सही है ना। तुकाराम बंगाल वाला गलत है। चिश्ती सिलसिला भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए इसके उच्च विचारों के कारण, क्योंकि साधारण जनता ने सूफी संतों को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि चिश्ती संतों के विचार उदारवादी और धार्मिक थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किस भक्ति संत ने अपने विचारों के प्रचार हेतु हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? रामानंद जी ने। विसोमा केचर किसके गुरु थे? नामदेव के। वरकारी धर्म की स्थापना किसने करी? तुकाराम ने। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे चैतन्य महाप्रभु। सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। भक्ति आंदोलन के दो रूप थे, एक था सगुण और दूसरे को कहते हैं निर्गुण। एक विद्वान का कथन है कि भक्ति का विचार ईसाई धर्म के साथ भारत आया। उक्त कथन किस विद्वान का है? मैक्स वेबर का। महाभारत को तेलुगु भाषा में किसने लिखा है? नानन्य ने। भक्ति का उद्देश्य है स्वयं मोक्ष प्राप्त करना। किस संत ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया? कबीर ने। किस संत ने सार्वजनिक भाईचारे का रास्ता दिखाया? गुरु नानक देव जी ने। मुगल सम्राट अकबर ने किस संत के यहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी? सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। औरंगजेब किस सूफी संत से प्रभावित था? शेख कादरी से। एक सूफी संत ने कहा था
दिल्ली अभी दूर है, उस संत का नाम बताइए। नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निर्धनता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती। भारतीय जीवन के लिए भक्ति आंदोलन का मुख्य योगदान है। तो ऑप्शन सी सही है कि हिंदू व मुसलमानों में सहिष्णुता लाना। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की। ठीक है, भारतीय सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन का पिता किसको समझा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई? बंबई में। स्वामी दयानंद ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772 ईस्वी में। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी। निम्न में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता नहीं था? कर्जन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास में, और मद्रास के अड्यार में। मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1889 में। शिकागो में आयोजित धर्मों की संसद में किस भारतीय नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विवेकानंद जी ने। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? वारानगर में। तहजीब उल अखलाक नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। राजा राममोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों में किस व्यक्ति ने सहयोग और सहायता प्रदान की? तो वो करी ऑप्शन डी, डेविड हरे ने। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधार का अंग नहीं था? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि वेदों की विश्वसनीयता को अस्वीकृत करना। निम्नलिखित में से दक्षिणेश्वर के संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रामकृष्ण परमहंस। राजा राममोहन राय द्वारा कृषक वर्ग के भविष्य को सुधारने के लिए सुझाए गए उपायों में से कौन सा सुझाव नहीं था? तो ऑप्शन ए सही है कि जमींदारी प्रथा के स्थान पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू करना। राजा राममोहन राय अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा राष्ट्रों के बीच मुक्त सहयोग के कट्टर पक्षधर थे। निम्नलिखित में से किस भावी संगठन का उन्होंने पूर्वाभास कर दिया था? वो था राष्ट्र संघ। वेदों की ओर वापस लौटो या वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, जिनका नाम था एक्चुअली मूल शंकर। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किससे मिला?
शुद्धि आंदोलन से। करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए, यह कथन किसका था? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास। सैयद अहमद खां के सारे प्रयास किस वर्ग की उन्नति के लिए थे? उच्च वर्ग की। सैयद अहमद खां का निम्नलिखित में से कौन सा महानतम लक्ष्य था? आधुनिक शिक्षा की उन्नति। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संपूर्ण भारत में अनेक शाखाएं थीं, किंतु सामाजिक धार्मिक सुधार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका विशेषकर कहाँ पर रही? दक्षिण भारत में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की धार्मिक शिक्षाओं के मूल तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाविष्ट नहीं था? वो था प्रार्थना और धर्म परायणता। सैयद अहमद खां ने किस मूल राजनीतिक धारणा के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया? स्वतंत्रता प्राप्ति व्यवहारिक राजनीति नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था, वो था आंग्ल मुस्लिम मैत्री, जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता का एकमात्र साधन था। सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? वो थे थियोडोर बेक। अब बच्चों हम स्टडी करेंगे जो आधुनिक शिक्षा, प्रेस और औपनिवेशिक वास्तुशिल्प है उससे रिलेटेड। ठीक है। कलकत्ता में कलकत्ता शिक्षा प्रेस की स्थापना कब हुई? 1824 में। एल फिंस्टन ने शिक्षा के प्रसार के लिए कब सुझाव दिए? 1823 में। सन 1784 में कलकत्ता में एक शियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? सर विलियम जोन्स ने। कैरी ने किस ग्रंथ का बंगाली भाषा में अनुवाद किया? बाइबिल का। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से एक योजना निर्मित की जो किस प्रणाली के नाम से कही जाती है? वो है चार्ल्स वुड की शिक्षा प्रणाली। सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जो उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? रेले। शिक्षा समिति कब भंग कर दी गई? 1841 में। सरकारी नौकरियों के लिए ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई हो, यह किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। पूना में एक विश्वविद्यालय स्त्रियों के लिए खोला गया तथा रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती की स्थापना कब की? 1916 में। बेसिक शिक्षा में बुनियादी दस्तकारियों जैसे कृषि, बुनना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, फल सब्जी उगाना, बढ़ई का काम करना, कागज बनाना इत्यादि पर विशेष जोर दिया गया। ये शब्द किस विषय के विद्वान के हैं? तो ये है इतिहास के विद्वान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के विलियम हंटर की अधीनता में एक शिक्षा आयोग का गठन आयोग कब नियुक्त किया गया? 1887 में। सन 1972 में किसने माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अंग्रेजी ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया? उर्दू को।
दिल्ली के कौन से स्कूल हैं जो उर्दू शायरी के इतिहास में अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? देखिए, गालिब भी हैं, मोमिन भी हैं और शेप है और जोंक भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बापूजी कितने वर्ष के लड़के लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क चाहते थे? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की। अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना की गई? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वैज्ञानिक खोजों पर किसे नोबेल पुरस्कार मिला? सी रमन को। गोवर्धन ने किस उपन्यास की रचना की? सरस्वती चंद्र। लखनऊ स्कूल में कौन से नाम उल्लेखनीय हैं? मुसहफ़ी भी, जुआरत भी और हजरत इंशा भी। तो तीनों नाम जो हैं, सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रफुल्ल चंद्र ने किस क्षेत्र में खोज की? रसायन में। भारत में नव जागरण का अप्रदूत था, वो था मध्यम वर्ग। फारसी भाषा पहला अखबार मिरात उल अखबार किसने निकाला? राजा राममोहन राय ने। सैयादुल अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली से। न्यू टेस्टामेंट सर्वप्रथम किस भाषा में छपी? तमिल। बंगाल हुरकारू पत्र का संपादन था चार्ल्स मैकलिन का। संसद भवन का निर्माण कब हुआ? 1921 से 1927 के बीच। संसद भवन की वास्तुकला पर डैश की गहरी छाप है? भारतीय परंपराओं की। संसद का सेंट्रल हॉल है वृत्ताकार। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा डैश स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, प्रमुख प्रशासकीय नगरों को भी, सैनिक छावनियों को भी और बंदरगाहों को भी, है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी को। संसद भवन स्थित है, आप सब जानते हो, नई दिल्ली में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। कैस्टेला डी अंगुआड़ा किला बनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। बंबई नगर के लिए सुधार न्यास की स्थापना कब की गई? 1898 में। विक्टोरिया मेमोरियल है, देखिए विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है और ये एक संग्रहालय है ना, जिसे हम इंग्लिश में म्यूजियम बोलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किसे समर्पित है? रानी विक्टोरिया को। बसीन किले की किलेबंदी कब की गई? 1532 ईस्वी में। मुंबई के टाउन हॉल का निर्माण किसने करवाया? कर्नल थॉमस कॉपर ने। क्वींस कॉलेज स्थित है वाराणसी में। 19वीं शताब्दी तक विकास हो गया था। देखिए, तीनों का हो गया था, इंडो अरबी स्थापत्य कला का और इंडो फ्रेंच स्थापत्य कला का, इस्लामिक कला का, और ठीक है, तो सही आंसर है इसमें आपका इंडो अरबी स्थापत्य कला का, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, पार्ट 3 का, कि सेंट जॉन चर्च कलकत्ता किस वर्ष बनाया गया? तो वो 1787 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ तक का आपका एक्चुअली जो मेन यूनिट वाइज कोर्स था वो ख़त्म होता है। अगले पार्ट में मैं आपसे जो है इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 104 मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद मैं आपसे जो है एक मॉडल टेस्ट पेपर भी डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा।
क्योंकि सारी वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।